आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, और बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। फिर अंबेडकर पैदा होंगे। पेपर लीक हो रहे हैं क्योंकि जाति जनगणना जब होगी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक है, हमारे जो माननीय विधायक हैं, जो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई है, इटवा और डुमरियागंज, मैं तो एक छोटा सिपाही हूं अपने, वो हमारे माननीय विधायक हैं, लेकिन खेत के साथ कहना पड़ता है। और पांचों की पांचों विधानसभा, देखिए कुर्मी समाज एक सीधा साधा समाज है, ये बहुत गलती हो गई, गलती नहीं होगी, कोई बाहरी आदमी नहीं आएगा, आपके बीच का आदमी यहाँ पर लड़ेगा। तो ये आखिरी चुनाव होगा, 400 पार का नारा दिया गया, 240 पे अटक गए, 400 पार करिए हम संविधान बदलेंगे। तो अब वो पीडीए कह रहे हैं, ये दुखद है। ये लीक होना तो बात की बात है, चोरी हो रही थी ना, चोरी तो हुई, क्योंकि को मतदान करे जो आपके सुख दुख में खड़ा हो, आपके बीच का रहे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप काम की खबर के माननीय राधेपाल जी, आपको बधाई देता हूं कि आप। नमस्कार, मैं राधेपाल, आप देख रहे हैं काम की खबर। आज मैं उपस्थित हूं सिद्धार्थनगर जिले के तुलसियापुर क्षेत्र में, और हमारे साथ जो शख्सियत हैं, आप हैं अपना दल एस के जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर चौधरी जी। आप लगातार चुनावी मूड में हैं, अपने पार्टी को, अपने संगठन को सिद्धार्थनगर जिले में खड़ा कर रहे हैं। आज इनसे बात करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में, पार्टी में इन्होंने जब से इनको जिम्मेदारी मिली क्या कुछ किया, संगठन को कैसे खड़ा किया, आम जनमानस के मुद्दों के बारे में। तो देरी ना करते हुए बात करते हैं श्याम सुंदर चौधरी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमने देखा कि 2 जुलाई को जो है अपना दल इसके संस्थापक सोनेलाल पटेल जी का जयंती था, कैसा रहा वो कार्यक्रम, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले मैं अपने पार्टी के संस्थापक यशस्वी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चरणों में नमन करता हूं, और अपनी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने पूरे प्रदेश के लोगों को ही नहीं, बल्कि 2 प्रदेशों से और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी काम कर रही है, वहाँ के भी कार्यकर्ता पदाधिकारी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आए और बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम की सराहना भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी की, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित किया और हमारे सोनेलाल पटेल जी को और हमारी नेता को बधाई दिया। किस विचारधारा पे ये पार्टी स्टैंड हुई, कैसे खड़ी हुई, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए, मैंने जो अनुभव किया और माननीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के सानिध्य में मुझे थोड़ा काम करने का अवसर मिला। मैं पार्टी के स्थापना काल से पहले की बात बताऊं, 1993 में गोरखपुर में जब मैं नौकरी में था, पीडब्ल्यूडी में सेवा में था, तो माननीय सोनेलाल पटेल जी से मेरा रूबरू हुए और उनका भाषण सुनने का मुझे अवसर मिला। उनकी 2 बातें मुझे बहुत मेरे दिल को छू गईं। उन्होंने कहा, पहले वो कुर्मी समाज को जगा रहे थे और कुर्मी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने मुझे बस गोरखपुर जिले का कुर्मी महासभा का जिलाध्यक्ष उस समय 94 में बनाया। अच्छा। उनकी 2 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, जो हमारा कमेरा समाज है, कुर्मी समाज है और दलित पिछड़े हैं, इनका कोई भी पार्टी कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए जागो कुर्मियों जागो, कमेरा समाज जागो। खास करके किसानों को जगाने के लिए उनकी मुहिम थी, और उन्होंने इसी विचारधारा को बाबा साहब अम्बेडकर से के विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने जो 3 उनके सूत्र थे बाबा साहब के, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इन्हीं 3 बिंदुओं को लेकर हमारे यशस्वी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने 4 नवंबर 1995 को अपना दल की स्थापना की। तब से अनवरत हम सभी लोग पार्टी के संस्थापक हमारे सोनेलाल पटेल जी हमारे बीच नहीं है। 17 अक्टूबर 2009 को उनका देहावसान हो गया, लेकिन उनकी बेटी जिन पर हम सबको नाज है, बहन अनुप्रिया पटेल, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रही। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के बारे में, उनकी मुख्य विचारधारा कुछ हो तो आप यहाँ पे बताएं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का ये मानना था कि समाज में जो दलित हैं, पिछड़े हैं, या अल्पसंख्यक समाज है, या हमारे जो सवर्ण समाज के लोग जो अति पिछड़े हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनके उत्थान के लिए हमें काम करना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब का ये मानना था
कि कोई किसी के लिए नहीं लड़ेगा, आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा। उनके लिए 2-4 पंक्तियां मैं आपके बीच में रखूंगा जो उनकी विचारधारा को रेखांकित करती हैं। उनका कहना था कि आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। समाज को जगाने के लिए आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, और बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में सबका अपना हिस्सा है, भारत के जर्रे जर्रे में अपना अपना हिस्सा है, लेकिन बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। भाग्य और भगवान, देखिए सोनेलाल पटेल जी ने कुरीतियों को दूर करने के लिए, जो समाज में विसंगतियां थी दूर करने के लिए, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो उनका कहना था कि भाग्य और भगवान तो प्यारे केवल एक छलावा है, भाग्य और भगवान तो प्यारे केवल एक छलावा है, ईश्वर ही कल्याण करेगा, इस धोखे में मत रहना। कहा किसी ने तेरे हाथों में धन दौलत की रेखा है, कहा किसी ने तेरे हाथों में धन दौलत की रेखा है, लेकिन छप्पर फाड़ के धन बरसेगा, इस धोखे में मत रहना। सोनेलाल जी ने यह बात कही थी। और शिक्षित और संगठित होकर, बाबा साहब के वो विचार जो 3 मंत्र हैं अगली पंक्तियों में, शिक्षित और संगठित होकर खुद पर तुम विश्वास करो, शिक्षित और संगठित होकर खुद पर तुम विश्वास करो, कोई बेड़ा पार करेगा, इस धोखे में मत रहना। और फिर अंबेडकर पैदा होंगे, फिर सोनेलाल पैदा होंगे, इस धोखे में मत रहना, और बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। इसी विचारधारा के साथ ये पार्टी जो है कहीं ना कहीं इसका निर्माण हुआ, और अब जो है सत्ता के साथ इसका अलायंस है। क्या लगता है कि पार्टी अभी उसी विचारधारा पे है या कुछ थोड़ा सा इधर उधर हुई है? देखिए, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी संसद में भी उन्होंने ये बात कही है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, लेकिन हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, अपनी विचारधारा के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। मेरी नेता का जो मानना है वही मेरा भी मानना है। जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने विचारधारा दी थी, उसका हमारे पार्टी का जो थीम शब्द है सामाजिक न्याय एवं विकास। हम विकास का काम भी करेंगे, लेकिन सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसे हम कतई नहीं छोड़ेंगे। आज गठबंधन में है, कल हम नहीं रहेंगे, लेकिन हम विचारधारा पर अपने कायम हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूं अपनी नेता को कि उन्होंने अपनी विचारधारा से संबंधित दलित और पिछड़े समाज के लिए संसद में आवाज उठाई, और माननीय प्रधानमंत्री जी को करना पड़ा, खुशी से किया उन्होंने। जैसे नीट की परीक्षा जो होती है, जो MBBS के बाद PG करते हैं बच्चे, उसमें पेपर लीक हो जा रहे हैं। हाँ, पेपर लीक हो रहे हैं। और इसके पहले की बात बताऊं, उसमें पिछड़े समाज के लिए आरक्षण नहीं था। हमारी बहन अनुप्रिया पटेल ने इसे संसद में बखूबी उठाया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें आरक्षण की व्यवस्था किया नीट में। इसी तरह से केंद्रीय विद्यालय हैं, सैनिक स्कूल हैं, उसमें भी आरक्षण नहीं था दलितों पिछड़ों के लिए, उसमें भी हमारी नेता ने उठाया, और आरक्षण आज लागू हुआ। कई बातें जो ऐसी हैं, उन्होंने मांग किया कि पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाए, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, आज वो भी काम हो गया, प्रधानमंत्री जी ने किया। एक अभी की घटना बताऊं, पिछले दिनों आपने सुना होगा कि सारे राजनीतिक दल ये मांग कर रहे थे कि जातीय जनगणना की जाए, और मैं साफगोई से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मूड में नहीं थी कि जातीय जनगणना की जाए, क्योंकि जातीय जनगणना जब होगी तो सारी जातियों के जो संख्या है, आंकड़े निकल के आ जाएंगे, और उसी हिसाब से जो पिछड़ों का है, दलितों का संख्या जो बढ़ी है, उसके आधार पर आरक्षण की मांग होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस मूड में नहीं थी, लेकिन हमारी नेता ने आवाज उठाया, लोकसभा में उठाया, और एक विपक्ष की भूमिका में उठाया। सत्ता में रहते हुए, मंत्री रहते हुए विपक्ष की तरह उन्होंने आवाज उठाया, और कहा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि ये बहुत जरूरी है, आरक्षण इसकी जो है व्यवस्था की जाए आने वाले जनगणना में। और मैं अपनी नेता को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने जो ये जनगणना होने जा रही है उसमें जाति का कॉलम किया है, और जातीय जनगणना होगी। ये संख्या निकल के आएगी किसकी संख्या है। और जो हमारे सोनेलाल पटेल जी ने जो एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसमें हमारी बहन ने 2 शब्द और जोड़ा है
कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी, इसलिए हमको अपनी जिम्मेदारी से काम करना है। आपको ये दायित्व कब मिला सिद्धार्थनगर जिले का, और अब तक आपने क्या किया? देखिए, यहाँ जो है 2017 से हमारे पार्टी का विधायक चुना गया और हमारे पार्टी ने सबसे पहले 2017 में भी अपना विधायक बनाया, टिकट दिया और 2022 में टिकट दिया। तो पार्टी के साथ तो मैं बहुत पहले से जुड़ा था, लेकिन चूंकि सेवा में मैं था इसलिए पार्टी में मैं सदस्यता नहीं लिया था। 2024 की बात है, जब पार्टी के हमारे जो माननीय विधायक हैं स्थानीय, ये थोड़ा पार्टी से जब किनारा कर लिए और पार्टी यहाँ एकदम बैकफुट पे आ गई, यहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं रह गया, तो माननीय मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी ने मुझे ये दायित्व दिया 2024 में, सितंबर 2024 में मुझे जिलाध्यक्ष बनाकर भेजा। उन्होंने कहा कि जाओ और पार्टी को जमीन स्तर तक, बूथ स्तर तक खड़ा करो। तब से मैं अनवरत अपने पार्टी का काम कर रहा हूँ। मैंने 3 महीने के अंदर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 2024 में मैंने जिला कार्यकारिणी बनाकर दे दिया। उसके बाद मैंने सारे 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा कमेटी बनाया, फिर हमने सेक्टर कमेटियों को गठित कर लिया है और जोन कमेटी भी बहुत पहले बन गई थी। अब हमारे 5 विधानसभा में बूथ कमेटियों पर काम चल रहा है। सोहरतगढ़ में बूथ कमेटी हमने गठित कर दिया है। अब 4 विधानसभाओं में और शेष है और इस महीने के लास्ट तक, जुलाई के लास्ट तक 5 विधानसभाओं में मैं बूथ स्तर तक कमेटी बनाकर और माननीय मंत्री जी को सौंप दूंगा। अपना दल इसको आप कितना मजबूत देखते हैं सिद्धार्थनगर में? सिद्धार्थनगर में आपने देखा होगा कि 2017 में भी जिनको यहाँ से लड़ाया गया वो अपना दल में नहीं थे, वो दूसरे दल से आए और 1 महीने के पहले उनको टिकट दिया गया, लेकिन भारी बहुमत से यहाँ की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया और जिताया। वो मुझे जहाँ तक याद है वो मार्जिन जो है 25,000 के करीब मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता। इसी तरह से 2022 में जब अपना दल का कोई यहाँ नहीं मिला या नहीं टिकट पाया, तो माननीय विनय वर्मा जी जो बाहर से आए उनको 20 दिन पहले टिकट देकर भेजा गया और 18 दिन में चुनाव लड़कर उन्होंने 26,000 वोट की मार्जिन से यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया और जिताया। कहने का मतलब है कि सोहरतगढ़ विधानसभा ही नहीं, हमारे जिले की 5 विधानसभा इतनी मजबूत है कि मैं तो दावा करता हूँ कि जो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई है, इटवा और डुमरियागंज, इतनी अच्छी हमारी वहाँ पर कार्यकारिणी बन चुकी है, इतने कार्यकर्ता जुड़ गए हैं कि वहाँ इटवा और डुमरियागंज में भी मांग हो रही है कि अपना दल को ये सीट दे दी जाए, तो किसी भी कीमत पर वहाँ समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाएगी और अपना दल का परचम लहराएगा। तो आप मांग करेंगे इस बार अपना दल को 2 सीट मिले इस विधानसभा से? मैं तो एक छोटा सिपाही हूँ अपने पार्टी का, मैं ये बातें जरूर अपनी नेता के पास रखूंगा कि हमारी 5 विधानसभाओं में 2 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी हार गई है, इसलिए उन सीटों पर अगर हमको मिल जाता है तो मेरा दावा है कि हम भारी बहुमत से वहां अपना दल को जिताएंगे। 5 विधानसभाओं में चूंकि आपने जिले की कमान आपके हाथ में है, सबसे ज़्यादा मजबूत किस विधानसभा में देखते हैं? सोहरतगढ़ तो आपका गढ़ माना जा सकता है क्योंकि 2 बार आपने जो है यहाँ पे दिखाया है जीत हासिल करके। एक और कौन सा विधानसभा है जो सबसे मजबूत मानते हैं अपना दल के लिए? अपना दल के लिए दूसरी विधानसभा हमारी डुमरियागंज सबसे मजबूत है। कारण यह है कि हमारे जो सोनेलाल पटेल जी थे, उन्होंने जो एक वो सामाजिक न्याय की विचारधारा को लेके काम किया, तो उन्होंने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज को भी जोड़ा था। तो वहाँ जो डुमरियागंज में जो अल्पसंख्यक समाज है वो तेजी के साथ हमारे पार्टी के साथ जुड़ रहा है। एक बहुत अच्छी संख्या हमारे कार्यकर्ताओं की वहाँ मुस्लिमों में है और वो भी तैयार बैठे हैं कि अगर यहाँ की सीट मिल जाएगी तो वहाँ का मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करे लेकिन अपना दल को वोट करेगा, इसलिए वो दूसरे नंबर पर सबसे मजबूत सीट होगी। आप ही के विधायक हैं सोहरतगढ़ से, विनय वर्मा जी, क्या कहेंगे उनके बारे में? आज हमारी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और यहाँ की सम्मानित जनता ने उन्हें सर आंखों पर बैठाया और उन्हें भारी बहुमत से जिताया। वो हमारे माननीय विधायक हैं और मैं उनका बहुत ही सम्मान करता हूँ।
लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है, मुझे एक दायित्व दिया गया है पार्टी को चलाने के लिए। पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारे माननीय विधायक जी को कार्यक्रमों में आना चाहिए, बैठकों में आना चाहिए, लेकिन बैठकों में तो छोड़िए, पिछले साल 19 जून को माननीय मंत्री जी का यहाँ दौरा था, हमारे पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन था और एक हफ्ता पहले से होर्डिंग्स लगे हुए थे, उनके कार्यक्रम पहले से डिसाइड थे। लेकिन मुझे दुख है कि एक दिन पहले तक माननीय विधायक जी यहाँ पर थे स्वरतगढ़ में और 19 जून 2025 को वो यहाँ से चले गए और माननीय मंत्री जी से मिलने तक नहीं आए। इस बात का कष्ट है। कार्यक्रमों में नहीं जाते हैं? कभी नहीं जाते। मैं तो जब से मैंने पदभार संभाला है 2024 से, वो किसी कार्यक्रम में लखनऊ में भी नहीं जाते और सिद्धार्थनगर में तो किसी बैठक में नहीं जाते, किसी कार्यक्रम में नहीं जाते। उनके ओवरऑल कार्यकाल को आप कितने नंबर देंगे 10 में से? क्योंकि हमारी पार्टी का विधायक है तो मैं 100 में 100 दूंगा, 10 में 10 दूंगा। अच्छा, तो पार्टी के विधायक हैं, जब तक है वो पार्टी के विधायक हैं, अच्छा। इसलिए मैं उनको 10 में 10 दूंगा। पांचों विधानसभाओं में 2027 का जो है चुनाव में क्या देखते हैं, क्या रिजल्ट रहने वाला है? देखिए, 3 विधानसभा तो पहले से भारतीय जनता पार्टी का, 2 विधानसभा बांसी और कपिल वस्तु लगातार जीतती आ रही है और तीसरा आपका सोहरतगढ़ सबसे मजबूत है। 3 पर तो कुछ बोलना नहीं है। 2 विधानसभा जहां भारतीय जनता पार्टी हार गई है पिछले विधानसभा में, डुमरियागंज और इटवा, उस पर भी हम लगे हुए हैं। पूरा एनडीए लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी भी लगी है, हम भी अपने तरीके से लगे हैं। उन दोनों विधानसभाओं को भी भारी बहुमत से इस बार हम जीतेंगे और पांचों की पांचों विधानसभाएं क्लीन स्वीप होंगी और भारी बहुमत से यहाँ की जनता, सम्मानित जनता, पांचों विधानसभाओं को जीतकर एनडीए के झोली में डालेगी। जिस समाज से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संख्या है और इस संख्या पर नज़र हर पार्टी की, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो जो है अपना दल तो खैर ही है, बीजेपी हो, प्रदेश अध्यक्ष बनाया है बीजेपी ने, समाजवादी पार्टी ने भी कई सारे जो है सांसद खड़ा किए हैं। क्या लग रहा है कुर्मी समाज, चौधरी समाज जो है, ये किस पार्टी के साथ जा सकता है मेजॉरिटी में? देखिए, कुर्मी समाज एक सीधा साधा समाज है, झगड़ा झंझट से दूर रहता है, थोड़ा सनातनी भी है, इसलिए ओवरऑल पूरे भारत का, यूपी का नहीं केवल भारत का कुर्मी समाज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मेल खाता है। एक बात कहूँगा, समाजवादी पार्टी की आपने बात किया, मैं बधाई देता हूँ अपने, हमारे जो भी सांसद चुने गए हैं समाजवादी पार्टी से, हमारे कुर्मी समाज के, उनको बधाई देता हूँ। लेकिन ये कष्ट मुझे कल हुआ, पूरे कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियों के, यहाँ तक कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जन्म दिवस पर 2 जुलाई को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया और हमारी नेता को बधाई दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने 2 शब्द ट्विटर पे भी नहीं लिखा माननीय सोनेलाल पटेल जी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित किया, और वो बात करते हैं पीडीए की, वो बात करते हैं कुर्मी समाज की। अरे ये कुछ बातें रहीं, उन्होंने कुर्मी समाज को थोड़ा सा टिकट ज़्यादा दिया 2024 में, टिकट ही तो मुख्य होता है, और टिकट दिया तो जीत करके आ गए। हमारा कुर्मी समाज ऐसा है कि अगर एक कुर्मी कहीं पे लड़ता है तो उसको सपोर्ट करता है कुर्मी, लेकिन इससे कुर्मी आहत है। मैं कुर्मी महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। कुर्मी महासभा के लोग परसों से इतने उद्वेलित हैं कि हमारे नेता को, जो पीडीए का बहुत बड़ा चेहरा थे सोनेलाल पटेल जी, और पीडीए का नारा देने वाले हमारे अखिलेश यादव माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, इन्होंने 2 शब्द भी श्रद्धांजलि नहीं दिया। केवल इकलौते हैं जिन्होंने पीडीए को इस तरह से आघात पहुंचाया और कुर्मी समाज को आघात पहुंचाया। आपने बात किया यहाँ की स्थानीय समस्याओं को, तो 3 समस्याएं यहाँ बहुत हैं। जैसे यहाँ पर किसी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है और कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। यहाँ कोई दुर्घटना होती है या कोई बीमार होता है तो बाहर ही जाना पड़ता है और इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। रास्ते में जाते जाते आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ आवश्यकता है, एक बड़े हॉस्पिटलों की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की है। ये बाढ़ क्षेत्र है और हर साल प्रलंकारी बाढ़ आती है और जो भी किसान का पूंजी लगा होता है खेत में, हर साल बहा ले जाती है।
हमारे जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि यहाँ पे बंधों की मरम्मत कराई जाए, जो बंधे नहीं बने हैं पूरी लंबाई में बंधे बनाए जाए ताकि बाढ़ से निजात मिले। ये 3 समस्याएं हैं जिसके लिए हम अपने नेता से भी कहेंगे कि इसको किसी भी तरह से इस क्षेत्र के विकास के लिए इन 3 समस्याओं को किसी भी तरह से दूर किया जाए। एक और समस्या है किसानों की। अभी आ रहा है, ये धान का सीजन आ रहा है, रोपाई होगा, खाद के लिए उनको लाइन लगाना पड़ेगा। इसको आप किस रूप में देखते हैं? इसका निराकरण होगा या नहीं होगा, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार के तरफ से खाद हो या कोई पिछली बार डीजल पेट्रोल की दिक्कत थी, ऐसा नहीं है कि कमी है, वितरण प्रणाली भी अच्छी है, लेकिन ये हमारा दायित्व है, हमारे जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वो किसानों की मदद के लिए जो सेंटर बने हुए हैं जहाँ भी किसान खरीदता है उस पर निगरानी रखनी चाहिए। ये अपना जो बॉर्डर क्षेत्र होने के नाते ज़्यादातर यहाँ से तस्करी हो जाती है और वो नेपाल में चला जाता है। इसको अगर हम रोक लें, और ये हमारा दायित्व है, हमारे जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि सीमा पर जो तैनात हैं, चाहे वो एसएसबी के लोग हों चाहे पुलिस के लोग हों, उनको सतर्क किया जाए कि सीमा के पार न जाने पाए। अभी कोई कमी नहीं है, ये समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। जो समीक्षा बैठक होती है आप सबकी हर महीने 2 तारीख को शायद जी, क्या उसमें जो है किस तरह से कार्यप्रणाली होती है, थोड़ा सा बताइए अंदर की बात। देखिए, हमेशा 2 तारीख को हर महीने समीक्षा बैठक होती है और हमारे माननीय मंत्री जी आशीष पटेल जी वास्तव में समीक्षा करते हैं। वही करते हैं वही करते हैं, ज़्यादातर वही करते हैं, और हमारी नेता वो अपना दिशा निर्देश देती हैं, बोलती हैं क्या करना है, लेकिन समीक्षात्मक जो बैठक होती है वो हमारे मंत्री जी करते हैं, माननीय आशीष पटेल जी। एक जिलाध्यक्ष से वो फीडबैक लेते हैं कि आपने क्या काम किया है, आपको क्या समस्याएं आ रही हैं, उस पर पार्टी जो है कुछ जो है आपका सहयोग करेगी, और पार्टी को जमीन स्तर तक, बूथ स्तर तक आप कैसे मजबूत कर रहे हो आप बताओ। इसलिए सारे लोगों को बताना पड़ता है, जो लोग काम कर रहे हैं कितना काम किया, किस महीने में क्या आप करेंगे, ये बताते हैं। इस तरह से समीक्षा होती है। अपना दल में टिकट कैसे मिलता है? अपना दल को खुलकर बताइए। खुलकर बता रहा हूँ, अपना दल में आज तक जो भी टिकट मिले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है, पार्टी का कार्यकर्ता ही टिकट पाता है। सोहरतगढ़ पे चर्चा आप करना चाहते होंगे, सोहरतगढ़ के जो विगत दिनों, आपको याद होगा 2017 में यहाँ पार्टी कमजोर थी, अपना दल नहीं था, लेकिन अमर सिंह चौधरी जैसे व्यक्ति को बुलाकर पार्टी ने टिकट दिया और जनता ने उन्हें जिताया। इसी तरह पिछली बार 2022 में जब हमारे अपना दल के कार्यकर्ता तैयार हो गए, कुछ लोग यहाँ से टिकट भी मांग रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है, तो मैंने जहाँ तक सुना है कि ऊपर शीर्ष नेतृत्व द्वारा ये सिफारिश की गई हमारी नेता से कि माननीय विनय वर्मा जी को टिकट दे दीजिए। अच्छा, तो हमारी पार्टी ने उन्हें लड़ा दिया। इस बार क्या रहेगा? इस बार तो हमारे मंत्री जी 19 जून 2025 को जब आए थे, तो सारे कार्यकर्ताओं के बीच में वो बोल के गए हैं कि मुझसे बहुत गलती हो गई और मैं इस बार अपने विधानसभा का कार्यकर्ता लड़ाऊंगा, जो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता होगा उसी को लड़ाऊंगा। और उन्होंने क्षमा भी मांगा है यहाँ के कार्यकर्ताओं से कि मुझसे गलती हो गई। अब ये गलती नहीं होगी, कोई बाहरी आदमी नहीं आएगा, आपके बीच का आदमी यहाँ पर लड़ेगा। अच्छा, तो 27 में सस्पेंस अभी है? सस्पेंस नहीं होता है। देखिए, कोई भी पार्टी होती है तो चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद ही टिकट पर चर्चा होती है। अभी तो गठबंधन पे चर्चा नहीं है, गठबंधन है, कितनी सीटें दी जाएंगी, उम्मीद है कि सीटें बढ़ेंगी, लेकिन कौन कौन सीटें बढ़ेंगी इस पर भी चर्चा नहीं है, तो इसलिए अभी टिकट की कोई बात वहाँ नहीं हो रही है। अभी मुझे निर्देश दिया जा रहा है कि जा करके काम करो और बूथ स्तर तक कमेटी बनाओ। टिकट का जब समय आएगा, जब आचार संहिता लग जाएगी, तो यहाँ विचार होगा। कोई क्षेत्रीय ही पाएगा, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बार बार कहा है, अभी भी वो कहते हैं, हम लोगों से जब बात होती है, बैठते हैं हम लोग, तो वो कहते हैं कि इस बार सोहरतगढ़ में क्षेत्र का ही कार्यकर्ता लड़ेगा और वो कार्यकर्ता लड़ेगा जो पार्टी के लिए समर्पित होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी का बयान है
और कई मंचों पर वो बोल चुके हैं, मीडिया में भी बोल चुके हैं कि इस बार अगर भाजपा जीती उत्तर प्रदेश में तो ये आखिरी चुनाव होगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये आज जनता इतनी मूर्ख नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। भारतीय संविधान को अगर जो देखा होगा, सुना होगा, तो ये लोकतंत्र ये हमारा भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में जहाँ पर संविधान के हिसाब से शासन सत्ता चलती है, ये कह देना कि अब चुनाव ही नहीं होगा, ये तो गुमराह करने वाली बात है। जनता सब समझती है चुनाव हमेशा होंगे जब तक लोकतंत्र है और लोकतंत्र रहेगा। और ये गुमराह करना कि चुनाव नहीं होगा, माननीय मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे, ये गलत बात है और जनता सब समझती है। जब 400 पार का नारा दिया गया था, 400 पार का नारा दिया गया, 240 पे अटक गए, फेल हो गया पूरी तरह से। कहीं ना कहीं जनता के मन में, लोगों के मन में ये आया कि ऐसा ना हो कि संविधान के साथ छेड़छाड़ की जाए, संविधान बदला जाए। क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, ये गलती मैं मानूंगा, मेरा जो विचार है कि ये गलती भारतीय जनता पार्टी के और कई नेताओं ने बोला भी वही मैं कहने वाला इसलिए था मैं आपसे पूछ रहा हूं। कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये, अब गलती मैं कहूँ या कहूँ, हुआ कि 400 पार आप मांग रहे हैं, 400 सीट मांग रहे हैं। जनता को हमारा जो विपक्ष में बैठा हुआ है नेतृत्व, उसने बरगलाने में वो कामयाब रहे और उन्होंने कहा कि 400 इसलिए मांग रहे हैं कि ये संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। और कुछ हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के वो जो प्रत्याशी थे लोकसभा में, कुछ लोगों के इस तरह के बयान भी आ गए कि 400 पार करिए, हम संविधान बदलेंगे। और इसी का फायदा विपक्ष को मिला और भारतीय जनता पार्टी 240 पर आगे अटक गई। 2027 में आप एनडीए के सामने किस पार्टी को देखते हैं? कोई नहीं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के आगे और ऊपर जो बैठे हमारे डबल इंजन की सरकार चलाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जो विश्व के नेता हैं, उनके सामने कोई नहीं है। 2022 का जो चुनाव था, मेरे विचार से वो माननीय अखिलेश यादव के लिए स्वर्णिम अवसर था और उसको उन्होंने उसमें सफलता नहीं पाए। तो अब वो पीडीए कह रहे हैं और आप देखते होंगे पीडीए पे वो कितना चल रहे हैं। अभी पीडीए समाज के लोगों को बहुत कष्ट हुआ है जब उन्होंने मौका आया और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता के पद पर बैठाना था, तो पीडीए समाज को नहीं बैठाया। ये पीडीए समझता है, उनके पास सिर्फ पीडीए रटने के अलावा और कोई विचारधारा नहीं है, ना तो कोई जमीन पर काम है, इसलिए कोई टक्कर में नहीं होगा। क्लीन स्वीप करेगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और पुनः माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारी बहुमत से सरकार बनेगी। एक ताज़ा प्रकरण चल रहा है, राम मंदिर दान चोरी, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये दुखद है। देखिए, जो भी ट्रस्ट बना, जो भी ट्रस्ट में लोग हैं, ये दुखद है। वो कहीं से भी लीक हुआ, कहीं से भी चोरी हुई और लीक नहीं, लीक होना तो बात की बात है, चोरी हो रही थी ना। हाँ, ये एसआईटी ने आप अपनी ये रिपोर्ट कहिए कि किसने लीक किया या अखिलेश यादव जी ने मुद्दा उठाया या किसने, ये नहीं, ये मायने नहीं रखता। दान की चोरी हो रही थी, चढ़ावा चोरी हो रहा था, ये प्रमुख है। बिल्कुल सही है, चोरी तो हुई क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट भी आई और सरकार ने तत्परता से कार्रवाई किया, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और अब उनको हो सकता है न्यायालय रिमांड पर दे और रिमांड पर लेकर पूछताछ में कुछ और नाम आए। और आप निश्चिंत रहिए, हम अपने सम्मानित जनता को भी कहना चाहेंगे कि ये हमारा जो नेतृत्व है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं। किसी को नहीं बख्शा जाएगा, जो भी उसके दायरे में आएगा, जो भी उसमें शामिल होगा, उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। और भगवान राम के मंदिर में यह चोरी हो, ये बहुत दुखद है। आपने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातें रखी और अंत में आप जो है सिद्धार्थनगर की सम्मानित जनता को कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने सम्मानित जनता से निवेदन करूंगा कि धैर्य बनाए रखें, कभी भी धैर्य ना खोएं। और जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ हमारे जनता में निराशा है कि जो भी जनप्रतिनिधि हमारे आए, उन्होंने हमारे लिए काम नहीं किया। मजबूरी ये है कि लोकतंत्र में जनता एक बार चुन लेती है, लेकिन 5 साल तक जनप्रतिनिधि
जनता को नहीं पूछता है और जनता के पास ये अधिकार भी नहीं है कि 5 साल के पहले उनको बदल दे। इसलिए मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि आप धैर्य बनाए रखें। 5-6 महीने बाद चुनाव होने हैं और आप इस बार जो भी आप निर्णय लें वो केवल चेहरा देख के ना लें, आप ये देख के निर्णय लें, उसी को मतदान करें जो आपके सुख दुख में खड़ा हो, आपके बीच का रहे और आपके लिए काम करे। ये जनता के लिए मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप काम की खबर के माननीय राधेपाल जी, आपको बधाई देता हूं कि आपका चैनल इस समय 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर आप बनाया है और मैं उम्मीद करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि दिन रात आपका चैनल उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, आप ऊंचाइयों को छुए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना दल यह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे। श्याम सुंदर चौधरी संघर्ष करो, श्याम सुंदर चौधरी संघर्ष करो, श्याम सुंदर चौधरी संघर्ष करो। साथियों, आप थे अपना दल एस के जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर चौधरी जी, और इस चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे किसी और नए शख्सियत के साथ, किसी और नए मुद्दे पर बात करते हुए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काम की खबर। धन्यवाद।